नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए संस्कृत के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक एक प्रश्न आप सभी लोग ध्यान से देखिए और उसका उत्तर भी कमेंट में बताइए। लास्ट में आप पूरा स्कोर भी बताइएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, आपको ये बताना है। तो अभितः के योग में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, पंचमी, तृतीया, द्वितीया। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है इसी तरह के, कभी अभितः, कभी परितः, कभी समया, कभी निक्सा, कभी हा पूछ लेता है। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आपसे अभितः पूछे, परितः पूछे, समया पूछे, निक्सा पूछे, तो इसमें सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता की बात करें तो ये है आचार्य मम्मट। कौन से हैं? आचार्य मम्मट ने इसे लिखा है। आचार्य कुंतक की बात करें दोस्तों, तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम लिखा है। और आचार्य आनंदवर्धन की बात करें तो इन्होंने ध्वन्यालोक लिखा है। और श्रीहर्ष की बात करें तो इन्होंने नैषधीचरितम लिखा है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति आपको बताना है। तो ऐसी धातुएं जिनका अर्थ गत्यात्मक हो, तो उसमें जो कर्ता होता है उसमें सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। तो ध्यान रखना, इसमें आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, पूज्य, पूजनीय, ये दोनों शुद्ध हैं। पूज्य भी और पूजनीय ये दोनों शुद्ध हैं, लेकिन आपका ये जो पूजनीय ये लिखा है यह आपका अशुद्ध है और आपको यही बताना था। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रा उपविशति, इसमें कौन सा वाच्य है ये बताना है। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसमें कर्तृवाच्य होता है, और जिसमें कर्म की होती है उसमें कर्मवाच्य होता है। तो इसमें छात्रा उपविशत में आप देखेंगे इसमें आपका कर्तृवाच्य होता है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, किरातार्जुनीयम में सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं आपको यह बताना है। तो किरातार्जुनीयम, पहले तो देखिए, किरातार्जुनीयम महाकाव्य भारवी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। ठीक है, और इसमें कुल 18 सर्ग बताए गए हैं। कितने सर्ग, इसको ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जाता है। 18 सर्ग इसमें बताए गए हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। नाट्याख्यम पंचम वेदम, यह कथन किसका है, आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे, नाट्याख्यम पंचम वेदम, यह कथन जो है किसका है? भरत मुनि जी का है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे, रुचार्थानाम प्रियमाणा सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है, कौन सी विभक्ति इसमें प्रयुक्त होती है। तो इसमें देखिए, रुचार्थानाम प्रियमाणा, इसका मतलब रुचि तथा उसके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने वाले जो संप्रदान संज्ञा होती है उसमें सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांतः समास होता है, इसमें कौन सा समास होता है? तो इसमें सदैव अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है, इसको ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास होता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, इस उक्ति का मूल स्रोत आपको बताना है। तो इसका जो मूल स्रोत है दोस्तों वह ईशावास्योपनिषद है। क्या है? ईशावास्योपनिषद। इसमें जो है ईशावास्योपनिषद में इसका जो है 11वां मंत्र है यह, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे, रामः गच्छति का कर्मवाच्य आपको बताना है। तो रामः गच्छति यह जो है कर्तृवाच्य है और इसका कर्मवाच्य रामेण गम्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामेण गम्यते। नेक्स्ट है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा, इस सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो इसमें आप देखेंगे यह जो है किरातार्जुनीयम से लिया गया है। किससे लिया गया है? किरातार्जुनीयम से यह सूक्ति ली गई है। इसका अर्थ होता है दोस्तों, हितकारी तथा मनोहर वाणी दुर्लभ होती है। ठीक है, अव्यय शब्द कौन से हैं आपको इसमें पहचानना है, सर्वदा, नदी, अहम, सह। तो इसमें आप देखेंगे नदी, सह और अहम ये तीनों अव्यय नहीं है, क्योंकि इनका रूप चलता है, शब्द रूप चलता है। लेकिन जो सर्वदा लिखा गया है इसका रूप नहीं चलता और ये सदैव ऐसा ही रहता है, तो इसमें जो है अव्यय सर्वदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थगौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है?
तो अर्थ गौरव के लिए भारव प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना। भारव जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। बात करें कालिदास की तो यह जो है उपमा के लिए प्रसिद्ध है। और दंडी की बात करें तो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। उपमेय और उपमान में अभेद्य प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय और उपमान का जहां भेद रहित आरोप होता है वहां पर सदैव क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बात करें अनुप्रास अलंकार की तो इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? इसमें उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होने पर वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उपमा अलंकार की बात करें तो इसमें उपमेय तथा उपमान की साधारण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में बांटा है? तो पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 माहेश्वर सूत्रों के रूप में बांटा है, या 14 खंडों में बांटा है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह जो है कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो आप देखेंगे आचार्य विश्वनाथ का यह कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह जो है आचार्य विश्वनाथ जी का यह कथन है, इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। तो पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है? तो इसका सही जवाब है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम। इसमें दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। नेक्स्ट है, दूत वाक्यम कृति आपको बताना है। तो दूत वाक्यम यह भास द्वारा रचित क्या है? एक नाटक है, ध्यान रखना, भास द्वारा रचित एक नाटक है दूत वाक्यम। चलिए नेक्स्ट है, उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? यह आपको बताना है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उमा धन ईसा बराबर उमेशा। यहाँ पर आदगुणः से आ और ई के स्थान पर ए हो गया है, तो इसमें आदगुणः संधि है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपको यह बताना है। तो पंचविंशति, इसका हिंदी में अर्थ 25 होता है, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ क्या होता है? 25 होता है। अगर 15 की बात करें तो 15 को पंचदश बोला जाता है संस्कृत में, और 35 की बात करें तो 35 को पंचत्रिंशत कहा जाता है, और 50 की बात करें तो इसे 50 कहा जाता है। नेक्स्ट है, भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय आपको बताना है। तो यह जो है भोक्तुम दोस्तों, यह भुज धातु से तुमुन प्रत्यय होकर भोक्तुम बना है, ठीक है। और इसमें भुज धन कत्वा से भुक्त्वा शब्द बना हुआ है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भुज धन तुमुन, ठीक है, इसे ध्यान रखिए ना। नेक्स्ट है, हितोपदेशा में संधि आपको बताना है। हितोपदेशा, हित धन उपदेशा में आदगुण सूत्र से गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट है, भवभूति का संबंध आपको बताना है। भवभूति, भवभूति ये उत्तम राम चरित के रचयिता है। भवभूति किसके रचयिता है? उत्तर राम चरितम के रचयिता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मालविकाग्निमित्रम और रघुवंशम यह किसका है? यह कालिदास की कृतियां हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है। नेक्स्ट है, पीताम्बरम का विग्रह आपको बताना है। पीताम्बरम में कर्मधारय समास है, जिसमें पीत तथा अंबर में विशेषण विशेष भाव है, और इसका विग्रह अगर करेंगे तो पीतम चा तत् अंबरम होता है। तो इस तरह से इसमें आपका कौन सा कर्मधारय समास हो जाएगा? तो इसका क्या होगा? क्या हो जाएगा? पीतम चा तत् अंबरम, पीतम चा तत् अंबरम, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। गलत वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। तो इसमें आप देखेंगे जो पुल्लिंग लिखा गया है यह आपका गलत है, बाकी स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग सही लिखा गया है। राजपुत्रा में समास आपको बताना है। राजपुत्रा का मतलब राज्ञ पुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा। चंद्रशेखरा में समास आपको बताना है। चंद्रशेखरा में प्रथम पद चंद्र है और द्वितीय पद शिखर है, दोनों की अप्रधानता है, और यहाँ पर अन्य पदों की ओर संकेत कर रहा है, शिव की का बोध हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है? आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका सी ऑप्शन मन जो है यह द्विकर्मक धातु नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है किसकी है यह? तो
पद्य की रचना इसमें जो है पद्य की इसमें हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आप देखेंगे, इसमें पद्य सही हो जाएगा। ठीक है, छंदानुगत जो प्रणाली है वह पद्य की रचना है, पद्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से 30 प्रश्न दोस्तों आपने देखा, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, यूपी टेट एग्जाम में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और अपनी राय लिखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।